Hello friends, welcome to TCS Learning. In this video, we will discuss about different education commission. देखिए ये जो एजुकेशन कमीशन या फिर इसको एजुकेशनल कमीशंस भी कह सकते हैं, ये जो एजुकेशनल कमीशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर डिफरेंट एस्पिरेंट्स फॉर सीटी, बीएड और उसके साथ साथ जो एजुकेशन ऑप्शनल लेते हैं इन ओपीएससी एग्जाम, somewhat in यूपीएससी ऑल्सो, और सी टेड, ओ एस एस टी टी, ओ टी टी, डिफरेंट स्टेट टी टी, द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है, उसके साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो, और जो के वी एस, एन वी एस, ओ ए वी एस और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलते हैं। यहाँ की एसएससी में भी आपको इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं कि जो सर्जेंट प्लान है उसको कब, उसका क्या क्या फीचर है। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में, फिर जो कोठारी कमीशन के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ऐसे बहुत सारे कमीशन है जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे कमीशन है। इसको हम लोग एक सीरीज में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम लोग एक ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इस टॉपिक से आए, एजुकेशन कमीशन रिलेटेड आए, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट, आप आराम से उसको अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो एजुकेशन कमीशन का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ या फिर फॉर्मेशन हुआ वो क्यों हुआ, और इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया में स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या था, उस टाइम में एजुकेशन का स्टेटस क्या था इंडिया में, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, एजुकेशनल कमीशन सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, लगभग आपको 10 से 15 वीडियोस इस सीरीज़ के ऊपर मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ये नया वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके भी ये सब वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो पहला टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं, एंड दैट इज स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया में क्या स्टेटस था एजुकेशन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले पहला 5 ईयर प्लान जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वहाँ पे द ओवरऑल देखा, यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से एजुकेशन को एक ऑब्जेक्टिव या फिर एजुकेशन को फोकस लेके शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का एजेंडा फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही एजुकेशन के ऊपर था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अनुसार it tells that according to first 5 year plan, the overall structure of the educational system was defective in many ways. उस टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस और जो इंडिपेंडेंस के बाद उस टाइम के दौरान, जो 4-5 साल के दौरान फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जब मतलब कमीशन होता है, उस टाइम में यहाँ पे बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चर चल रहा था एजुकेशनल सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव था, बहुत सारे वे में डिफेक्टिव था। एंड द ओवरऑल प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी वाज वेरी इनएडिक्वेट फैसिलिटीज था एजुकेशनल सिस्टम में। एंड ओनली 40% चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप दैट इज 6 to 11 at 10% of age group 11 to 17, 0.9% of this age group 17 to 23 were educated. So 40%, देखिए 40% children from this 6 to 11, 10% from 11 to 17 and 0.9% from 17 to 23 were educated। तो ये परसेंटेज था उनका, और लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम था, ओनली 17.2% था। 1949 और 50 के दौरान डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन प्राइमरी स्कूल वर ओनली 34.2% ऑफ टोटल एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। जितना टोटल एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर होता था उसका सिर्फ 34.2% प्राइमरी स्कूल के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता था। Whereas a sound and properly proportional system of education requires that the major share of this expenditure should be incurred to primary education। क्यों सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर क्यों खर्च करना चाहिए दोस्तों? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि प्राइमरी स्कूल में ही बच्चों को जब सबसे ज़्यादा मतलब नॉलेज मिल पाता है। बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा मतलब क्यूरियस उस टाइम में होते हैं। अगर उस टाइम में हम उनका जो फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो उनका फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाना चाहिए।
और उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे डिस्पैरिटीज देखने के लिए मिलता था बिटवीन डिफरेंट स्टेट इन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के टाइम में भी बहुत सारे डिस्पैरिटीज देखने के लिए मिलता था अलग अलग स्टेट में। एंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कंपेयर टू टोटल रेवेन्यू एंड पॉपुलेशन वेरीड इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक्सपेंडिचर होता था ऑन एजुकेशन, मतलब एक समान तो देखने के लिए नहीं मिलता था। इसीलिए लिटरेसी रेट जो था वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग था। आज भी हमको उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। कई कई स्टेट जैसे हम लोग मतलब बिहार, उड़ीसा, इस यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन के मतलब लिटरेसी एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कम था पहले, तो लिटरेसी यहाँ पे थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू केरला। केरला में आपको लिटरेसी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है साउदर्न स्टेट, इंडियन स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा किए थे। So educational facilities were also not properly distributed between urban and rural area. Urban और rural area में भी properly distributed नहीं था। Urban में ज़्यादा facility मिलता था education के लिए, rural में कम मिलता था। Expenditure on recognized educational institution in rural area fell from 36% of the total expenditure in 1937 to 38 to only 30% in 1949 50। देखिए ब्रिटिश के टाइम में अच्छा एक्सपेंडिचर होता था रूरल एरिया में, वो एजुकेशन को एक्सपांड करते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका देखिए एक्सपेंडिचर कम हो जाता है दोस्तों, 6% कम हो जाता है रूरल एरिया में। 6% का डिक्लाइन हमको देखने के लिए मिलता है रूरल एरिया में। तो वो जितना कंसर्न नहीं थे, इतना मतलब सोच नहीं पाते थे कि एजुकेशन में ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे करके फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 को लॉन्च होता है, उसमें ये जो खामियाजा था, मतलब ये जो खामी था उसको क्या करते हैं, उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। ये जो कमी था उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं ना। ऑल द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन रूरल एरिया हैड कंसिडरेबल इंक्रीज। धीरे धीरे करके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया गया। नाउ देन अब कंसर्न्स देखते हैं। अपना जो स्टेटस ऑफ एजुकेशन था उस टाइम में, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या कंसर्न्स थे एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहला कंसर्न ये था कि देयर वाज लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर एक सेक्शन के सोसाइटी को सेम अधिकार नहीं मिलता था पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है कि ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा राइट्स मिलता था जो संस्कृत पार्ट, वेद पार्ट करने के लिए, एजुकेशन ये लाभ करने के लिए, और जो बाकी लोअर कास्ट के पीपल होते थे उनको एजुकेशन के लिए इतना मतलब जो प्रोमोट उनके लिए एजुकेशन का प्रमोशन इतना ज़्यादा नहीं होता था, उनको एजुकेशन के लिए इतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता था। तो लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी देखने के लिए मिलता था डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। नाउ स्पेशल कंसर्न इन दिस रिगार्ड वाज नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन ऑल्सो। उस टाइम में वुमेन एजुकेशन को भी नेग्लेक्ट किया जाता था। एंड वेयर एज वुमेन कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। उस टाइम में 50%, नियरली 50% से वुमेन थे और उनको ही एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं दिया जाता था। गर्ल्स इन प्राइमरी, middle and high school stage in 1949 to 50 were only 28%। in प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 28% थे, मिडिल स्कूल में 15% थे, और हाई स्कूल में आते आते उनका नंबर 13% तक डिक्लाइन हो जाता था। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के लिए एजुकेशन प्रमोट नहीं किया जाता था। उनको सोचते थे कि घर वाला काम वो करेंगे, जल्दी से शादी कर दिया जाता था उन लोगों का, अर्ली मैरिज उनका हो जाता था, फिर वो घर संभालते थे। सो दे वर नॉट गेटिंग एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स और वुमेन्स वर वेरी डिटेरेटेड स्टेज। उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी फॉर द सेम ईयर, ये 1949 और 50 के बीच, गर्ल्स और ओनली 10.4%। देखिए प्राइमरी में 28 था, फिर 15 हो गया मिडिल आते आते, फिर जो हाई स्कूल आते थे 13%, और देखिए जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो पूरा 10%। मतलब सबको बस शादी करा दिया या फिर घर वाला काम दे दिए, बच्चे मतलब जो लड़कों को पढ़ाया लड़कियों को नहीं पढ़ाया। तो ये वुमेन का कंडीशन था एजुकेशन फील्ड में। And that is the total number of students में सिर्फ 10.4% women थे। At the primary stage, most of the states did not found it feasible to have separate school for girls। उस टाइम में प्राइमरी स्टेज के लिए सेपरेट स्कूल गर्ल्स के लिए बनाना वो फिजिबल नहीं, मतलब उनके लिए फिजिबल नहीं था, इजी नहीं था, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उनके लिए फिजिबल नहीं था। एंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम वर नॉट क्लियरली एंड रैशनली मार्क्ड आउट। बहुत सारे जो अलग अलग स्टेज होते थे वो क्लियरली मार्क्ड आउट भी वहाँ पे मेंशन भी नहीं हुआ था अच्छे से एजुकेशनल सिस्टम का, जिसकी वजह से बहुत सारा जो डिलेमा या फिर लेकुना हमको देखने के लिए मिला उस टाइम में एजुकेशनल सिस्टम में। एंड द ड्यूरेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज वेराइड कंसिडरेबली और डिफरेंट स्टेट। किसी स्टेट में 3 साल के लिए मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन देते थे, तो कहीं पे 5 साल के लिए। तो एक मतलब एक यूनिवर्सल या फिर एक कॉमन या सेम एजेंडा देखने के लिए नहीं मिलता था
वेराइट जो एजेंडा देखने के लिए मिलता था अलग अलग स्टेट में। तो ये एक मतलब एक डिस्पैरिटी देखने के लिए मिलता था। सो द रिलेशनशिप ऑफ बेसिक एजुकेशन विथ ऑर्डिनरी प्राइमरी एजुकेशन एंड दैट ऑफ पोस्ट बेसिक एजुकेशन विथ एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन वाज नॉट क्लियर। तो ये जो रिलेशनशिप बेसिक एजुकेशन का जो रिलेशनशिप है विथ ऑर्डिनरी प्राइमरी एजुकेशन एंड दैट ऑफ पोस्ट बेसिक एजुकेशन विथ सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्लियर नहीं था। तो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन का जो रिलेशन है ऑर्डिनरी के साथ और पोस्ट बेसिक का जो सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जो रिलेशन है वो क्लियरली मेंशन नहीं था, इसलिए बहुत सा ज़्यादा कन्फ्यूजन था बच्चों को पढ़ाई करने में, या फिर उनका पेरेंट्स भी इसीलिए आगे नहीं बढ़ाते थे, उनको आगे नहीं पढ़ाते थे स्पेशली गर्ल्स को। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न था। और क्या क्या डिस्टर्बिंग फीचर उस टाइम में था उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, और एक डिस्टर्बिंग फीचर ये था कि देयर वाज लार्ज वेस्टेज दैट अकर इन वेरियस फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन। अलग अलग स्टेज में बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टेज हो जाता था। देन of the total number of students entering school in 1945 to 46, only 40% reached क्लास 4 इन 1948 एंड 49। देखिए 4 साल पढ़ते पढ़ते वो सिर्फ 40%, अगर 100% एंटर करते हैं तो 60% तो स्कूल से बाहर चले जाते हैं। तो जो रिटेंशन नहीं हो पाता था बच्चों का, ओनली 40% क्लास 4 तक पहुंचते थे। एंड द एक्सपेंडिचर ऑन द स्कूल ऑन द रिमेनिंग 60% वाज लार्जली वेस्टेड। बाकी जितना मतलब बच्चे जो 60% बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर गए, उनके लिए तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका था। स्टार्टिंग से तो एक्सपेंडिचर होता है ना, अगर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 100 बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो बाकी जो 60 बच्चे चले गए, अब उनके लिए तो फिर एक्सपेंडिचर को नहीं निकाल सकते ना। टीचर तो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो गए, टीचर को सैलरी देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। स्कूल में मान लीजिए 1 से लेके 7 क्लास तक पढ़ते हैं, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड तक बच्चे पढ़ते हैं, तो 7 कमरा या फिर 7 रूम बना दिया गया। अब उसको तो फिर 4 नहीं निकाल सकते ना। तो ये जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। एंड इन 1948 से लेके 49 के बीच में approximately only 115 lakhs people were under compulsion and most of the states expressed their inability to enforce it। तो ये जो 1948 से 49 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 115 लाख जो बच्चे वो अंडर कंपल्सन आ गए और मोस्ट ऑफ द स्टेट एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू एनफोर्स इट। तो उनको कंपल्सन करना पड़ा, मतलब उन बच्चों को आइदर वो पढ़ पाए या फिर मजबूरी में पढ़ाई किए गवर्नमेंट, या फिर जो उनका जो टीचर बोले, या फिर उनको छोड़ना पड़ा ऑल्सो इन सम केसेस। हमको उनका जो स्कूल का ड्रॉप आउट भी देखने के लिए मिला था। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू एनफोर्स इट। और ये जो कंपल्सन को जो एनफोर्स करने हुए उनके लिए बहुत सारे स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। The problem of stagnation, that is when a pupil spends number of years in the same class, was also serious। stagnation भी हमको देखने के लिए मिलता था, मतलब एक बच्चा 4 क्लास में 5 साल तक रह जाता है, ऐसा भी होता था। मतलब 4 से आगे वो बढ़ ही नहीं पाता था, क्लास 4th में वो फेल हो जाता था, फिर से उसको क्लास 4th में रखते थे, फिर फेल हो जाता था, फिर से वही सेम क्लास में रहता था। तो ये सेम क्लास में बहुत साल रहना एक सीरियस इशू था उस टाइम में। एंड द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज वर नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज। जो भी फैसिलिटी था उसको फुल यूटिलाइजेशन भी नहीं होता था उस टाइम में। एंड दैट इज सोन बाय अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट फेल कर जाते थे एक पर्टिकुलर क्लास में, बहुत साल तक वही उसी क्लास में रहते थे। तो इससे हमको पता चलता है कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं होता था, ये अनसेटिस्फैक्टरी था। एंड दिस वेस्टेज, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टेज रहा है, बच्चों का सेम ईयर में रहना, जो उनके ऊपर इतना एक्सपेंडिचर खर्चा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वगैरह वगैरह, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टेज थे, दो वेस्टेज वाज लार्जली ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग का क्वालिटी पुअर था, एज वेल एज फॉल्टी मेथड ऑफ एजुकेशन। देखिए जो टीचर थे वो तो मतलब प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे, उसके साथ साथ जो मेथड ऑफ एजुकेशन था वो भी फॉल्टी था, मतलब उनपे भी बहुत सारे कमियां था। ओके, उसके वजह से जो मतलब हमको प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता था, और बहुत ज़्यादा वेस्टेज हमको मनी या फिर मैन पावर का देखने के लिए मिलता था। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था, एक ही क्लास में बहुत साल तक वो रहते थे, स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता था। Another form of wastage was the unplanned growth of education institution। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अनप्लान्ड ग्रोथ हमको उस टाइम में देखने के लिए मिलता था, जो कि एक वेस्टेज है। प्लानिंग प्रॉपरली होना चाहिए, प्लानिंग नहीं होगा तो दैट इज ए वेस्ट। Now the absence of adequate facility for technical and vocational education resulted in a much larger number of students going in for general education। तो एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं था टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, सिर्फ जनरल एजुकेशन में, जो जनरल लाइन है उसमें जाते थे, मतलब 10th के बाद +2, +2 के बाद +3 ऐसे जाते थे। कोई मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन उस साइड में वो लोग नहीं जाते थे। तो ये सब डिफरेंट डिस्टर्बिंग फीचर्स थे।
अब हम लोग यहाँ पे टीचर का कंडीशन क्या था, उस टाइम में टीचर का क्या कंडीशन था, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द पोजीशन विद रिगार्ड टू टीचर वाज आल्सो हाईली अनसेटिस्फैक्टरी। टीचर का पोजीशन भी उस टाइम में जो था वो भी बहुत अनसेटिस्फैक्टरी था। लार्ज परसेंटेज ऑफ टीचर जो थे वो अनट्रेंड थे, क्लास 8-9 पास कर लिया उनको बस टीचर बना दिया गया, ऐसा ही होता था उस टाइम में। 1949 से 50 के बीच में द परसेंटेज ऑफ अनट्रेंड टीचर 41.4% था। देखिए इतना ज़्यादा टीचर जो अनट्रेंड थे इन प्राइमरी स्कूल, और 46.4% पीपल सेकेंडरी स्कूल में अनट्रेंड थे, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था और बच्चों को पढ़ाते थे, तो ऑब्वियसली अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होगा, बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टीचर ही खुद अनट्रेंड है तो वो बच्चों को क्या समझाएंगे, उनका क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो इसीलिए स्टैग्नेशन हमको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता था और वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। एनदर फीचर ऑफ दिस सिचुएशन वाज डर्थ ऑफ वुमेन्स टीचर। वुमेन टीचर का बहुत ज़्यादा कमी था, हु आर स्पेशली सुइटेड फॉर बालावाड़ीज, दैट इज इंक्लूडिंग प्री स्कूल एंड डे नर्सरीज एंड प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पे वुमेन टीचर बहुत कम थे जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्री स्कूल में बच्चों को नर्सरीज में पढ़ाने के लिए, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पे वुमेन टीचर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्योंकि वुमेन को ही प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता था तो वुमेन टीचर कहाँ से मिलेंगे दोस्तों उस टाइम में, तो वुमेन टीचर नहीं मिलते थे, तो उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम में पड़ता था। Now, the scale of pay and the condition of service of teacher were generally very unsatisfactory। जो टीचर को पेमेंट मिलता था और उनका जो सर्विस कंडीशन था वो भी अनसेटिस्फैक्टरी था, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजर कॉज फॉर द लो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। क्योंकि टीचर को सेटिस्फैक्टरी पेमेंट नहीं मिलता था, सेटिस्फैक्टरी सर्विस नहीं मिलता था, तो टीचर जो है मोटिवेटेड फील नहीं करते थे, एनकरेज फील नहीं करते थे गुड स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग देने के लिए। और उसके वजह से क्या होता था, इन सब फैक्टर्स की वजह से लो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग हमको उस टाइम में देखने के लिए मिलता था। अभी भी दोस्तों, अभी भी बहुत ज़्यादा जगह पे आपको पता होगा टीचर का सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, और ये मेन रीज़न है कि स्कूल में जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्कूल में बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट खराब हो रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि टीचर का पेमेंट और सर्विस कंडीशन अच्छा नहीं है। तो आप सब लोग अपना कमेंट कीजिए यहाँ पे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या क्या, या फिर आपका क्या इसमें मतलब आपका मत इसमें क्या है, आप क्या मतलब सोचते हैं कि टीचर का सैलरी ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, और ये एक फैक्टर है कि नहीं। जो पुअर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे हम लोग का प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, वो टीचर को कम पेमेंट देने का एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि नहीं, आप इसको कमेंट कीजिए। Now, the high cost of education, especially at the university level, prevented many for pursuing higher study। और देखिए यूनिवर्सिटी लेवल में क्या होता था, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा होता था, तो उतना पैसा दे के बच्चे पढ़ाई करना उनका पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता था, उतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो हायर स्टडी परस्यू करने के लिए प्रिवेंटेड हो गए थे, मतलब कर नहीं पाए हायर स्टडी को परस्यू। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत सारे मतलब वहीं पे रह गए, ऑन ट्रेंड रह गए, और अनएम्प्लॉयमेंट का भी हमको देखने के लिए मिला उस टाइम में। और एग्रीकल्चर वगैरह प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी में ज़्यादा काम किए, टर्सरी के लिए बहुत ज़्यादा लोग सूटेबल ही नहीं हो पाए। Now the lack of facility prevented institution from building up the physical and mental health of student। तो फैसिलिटी ही अच्छा नहीं था, पर इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर बिल्डिंग वहाँ पे नहीं था, उसके वजह से क्या हो रहा था, जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट का बिल्डिंग हो सकता था वो नहीं हो पा रहा था। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से मतलब उस टाइम में ख़राब एजुकेशनल सीनरियो हमको देखने के लिए मिलता था, एजुकेशन कंडीशन ख़राब देखने के लिए मिलता था। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया कि जो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद मतलब 1947 से लेकर 1950 के बाद बीच में क्या कंडीशन थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सो दिस इज फॉर ऑल दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सर्जेंट प्लान किया है, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। सो स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके साथ चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों।